नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छे लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी एनालाइज करेंगे। हम प्रोग्राम में मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना की पॉइंट्स के तहत। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी हैं। उसे हम कॉन्सेप्ट्स टू लर्न में देखेंगे। मेरा नाम दीपशिका है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्राय अंग्रेजी में ही किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस में से ही कोई आपको उस शब्द का हिंदी सब्स्टिट्यूट बता देगा। बीच बीच में ये भूमिका हमारी टीम भी निभाती रहेगी। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से लिया गया है जो द पॉलिटिक्स ऑफ पावर इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक नाम से आया। ये पॉलिटिक्स ऑफ पावर में पावर सेक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के उत्पादन में और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं कोविड-19 की वजह से, उसके बारे में बात करता है। यूपीएससी सिलेबस से इसका लिंक देख लेते हैं। GS2 के अंतर्गत ये सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप लिंक कर सकते हैं। GS3 में ये बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एनर्जी के अंडर आ जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी इसे लिंक कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस वक्त देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इस वजह से बिजली की मांग में कमी आ रही है। ये बिजली की मांग में कमी की वजह से एक डिमांड शॉक क्रिएट हो रहा है, यानी अभी हमारी सप्लाई पहले की ही बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उतना ही हो रहा है, लेकिन डिमांड जो है वो गिर गई है। कितनी गिरी है? बिजली की मांग में 25% राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आई है और 15 से 30% गिरावट आई है अगर आप राज्य के स्तर पर देखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इकोनॉमिक शटडाउन चल रहा है, जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इस सब पे रोक लग गई है। इसकी वजह से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग में गिरावट है, बिजली की मांग में। इस गिरावट की वजह से जो डिमांड शॉक क्रिएट हुआ है वो डिस्कॉम्स पे बहुत भारी पड़ रहा है। डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इससे पहले कि हम आगे के मुद्दों पर बात करें, पहले देख लेते हैं कि डिस्कॉम्स यानी वितरण कंपनियों का क्या रोल होता है बिजली वितरण में। बिजली का उत्पादन पावर स्टेशन पे होता है जनरेशन यूनिट के तहत। ये स्टेज 1 होती है। यहाँ से पावर स्टेशन से बिजली ट्रांसमिशन यूनिट्स के पास जाती है। ट्रांसमिशन यूनिट्स यानी जब बहुत लंबी दूरी बिजली को तय करनी हो, यानी अगर तमिलनाडु में बिजली का उत्पादन हो रहा है और दिल्ली तक बिजली को आना है तो ये काम आपकी ट्रांसमिशन यूनिट्स करेंगी, पावर ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसमिशन सबस्टेशंस के थ्रू। ये दूसरा स्टेज होता है। तीसरे स्टेज पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। जो भी ट्रांसमिशन होकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुंचती है, वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू अलग अलग कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं के पास आती है। कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहले रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स यानी घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। दूसरा कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर्स। और तीसरा एग्रीकल्चर। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को होने वाली परेशानियों को समझ लेते हैं। 3 तरीके के उपभोक्ता हैं। तो जो रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, इनके पास जो बिजली व्यय की जो यूनिट आते हैं, पर यूनिट बिजली व्यय, वो थोड़ा कम होके आती है। जैसे अगर डिस्कॉम्स को यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली का जो खर्चा है वो 5 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, जो कि इसको ये 5 रुपये यूनिट जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज को देना पड़ रहा है। तो डिस्कॉम्स कहाँ से लेंगी? उपभोक्ताओं से। लेकिन उपभोक्ताओं में वो हर किसी से 5 रुपये पर प्रति यूनिट बिजली नहीं लेगी। यहाँ पे थोड़ा भेदभाव किया जाता है। रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स और एग्रीकल्चर को बिजली की जो कीमत है उससे थोड़ा कम दिया जाता है, ये मान के कि ये वाले जो उपभोक्ता हैं ये थोड़ा गरीब वर्ग से आते हैं। और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल को इनके वजह से जो नुकसान हुआ है, जैसे
अगर 3 रुपए ये वसूल रही है कुल मिला के एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल से, लेकिन इसने खरीदी 5 रुपए प्रति यूनिट थी, तो ये 2 रुपए का जो नुकसान है और इनके से भी जो 5 रुपए लेना है, तो ये कुल मिला के 7 रुपए प्रति यूनिट पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस को बेचेगी। तरह से एक जगह अगर हम बिजली की कीमत कम कर रहे हैं और एक तरफ बढ़ा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। यानी आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो हैं, ये आपके एग्रीकल्चरल और रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। और भी खर्चे होते हैं जिसकी वजह से डिस्कॉम्स जो हैं वो लगातार नुकसान में चल रही होती हैं, क्योंकि ये बिजली को खरीदते ये महंगे हैं और बेचते सस्ते हैं। इसलिए प्रति यूनिट बिजली पे जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो हमेशा नुकसान ही उठा रही होती हैं। तरीके के लॉसेस डिस्कॉम्स को फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले AT&C लॉसेस। इसमें AT&C लॉसेस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कहा जाता है। टेक्निकल लॉसेस होते हैं वो बिजली के संचारण के तहत होते हैं, यानी अगर जनरेटर से ट्रांसमिशन तक बिजली आई और उसके बाद आपके डिस्कॉम्स तक आई और फिर उपभोक्ता पे आई, तो इतना लंबा जो बिजली ने दूरी तय की उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। ये 100% बिजली यहाँ से उत्पाद होके यहाँ कंज्यूमर्स तक नहीं पहुँचती है, वो उसका 75% ही पहुँचती है। तो ये जो 25% नुकसान हुआ उसे हम टेक्निकल लॉसेस में काउंट करते हैं। इसी तरह से कमर्शियल लॉसेस, यानी बिजली की जो चोरी हो रही है या ठीक से मीटर नहीं लगे हैं, उस वजह से जो भी नुकसान होता है उसको हम कमर्शियल लॉसेस कहते हैं। जो हमने ऊपर बात की कि बिजली किस लागत पे खरीदी जाती है और किस लागत पे बेची जाती है डिस्कॉम्स के द्वारा, तो उसको कहते हैं ACS एंड ARR, यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई। किस कॉस्ट पे बिजली सप्लाई की जा रही है। अगर डिस्कॉम्स को 5 रुपए प्रति यूनिट पे मिल रही है जनरेटर और ट्रांसमीटर कंपनी से, लेकिन वो उपभोक्ताओं को बेच रही है 7 रुपए प्रति यूनिट पे, तो इसको हम ACS ARR लॉसेस के तहत काउंट करेंगे। ये हम लेटेस्ट डेटा अगर देखें तो आपके फाइनेंशियल ईयर 19 में AT&C लॉसेस का प्रतिशत 18.2 था। हालांकि सरकार की जो एक उदय स्कीम चल रही है उसमें टारगेट था 15% लाने का, जो कि ला नहीं पाई हैं डिस्कॉम्स। ऐसे ही ACS और RR गैप जो है ये भी आपका 0.25% चल रहा है, जबकि इसको 0% लाना था। तो उदय स्कीम के तहत जो भी टारगेट्स मिले थे डिस्कॉम्स को, वो दोनों ही टारगेट्स पे फेल कर गई है। अब हम वापस की पॉइंट्स की तरफ मुड़ते हैं। एडिटोरियल आगे बताता है कि ये जो डिमांड शॉक हुई है उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा है डिस्कॉम्स पे या पूरे पावर सेक्टर पे। सबसे पहले उद्योग और वाणिज्यिक इकाइयों में मांग की जो कटौती हुई है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जो एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल यूनिट्स पे बिजली जाती है उसको क्रॉस सब्सिडाइज करती है आपकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स। तो जब यहीं से डिमांड बंद हो गई तो यानी ये बिल भी नहीं भरेंगे। अगर यहाँ से आय जो है डिस्कॉम्स को वो 0 हो रही है, तो ये क्रॉस सब्सिडी का जो बर्डन है सब्सिडी का, वो किसके ऊपर गिरता है, वो डिस्कॉम्स के ऊपर गिरता है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्कॉम्स को नुकसान होने लगा कि एक तरफ जहाँ से फ़ायदा हो रहा था वहीं से पैसा आना बंद हो गया है। भारत में कुल बिजली मांग भार का क्या पैटर्न है। उद्योग और वाणिज्यिक से करीब 50% मांग आती है, जो कि इस टाइम 0 हो चुकी है, यानी यहीं से क्रॉस सब्सिडी हो रही थी। जबकि कृषि और घरेलू मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है, जो पहले कम थी रही है, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर के अंदर ही हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ेगी और कृषि भी रुका नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, जो कि क्रॉस सब्सिडाइज होता था, जहाँ पे आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। हम देखें कि अगर डिस्कॉम्स हैं, एक तरफ से इनको सप्लाई आती है, यानी जनरेटर और ट्रांसमीटर यूनिट से सप्लाई आती है, वो बिजली बेच रहे हैं अभी भी उतनी है। अगर 100 यूनिट पहले थी तो अभी भी 100 यूनिट सप्लाई जा रही है, लेकिन मांग गिरने की वजह से खर्च सिर्फ 50 यूनिट हो रही है। तो जो 50 यूनिट बच गई, जिसकी खपत डिस्कॉम्स के पास इस वक्त नहीं है, उसकी भी जो भरपाई है वो डिस्कॉम्स को ही करनी पड़ रही है। जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो डिस्कॉम्स को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकम कम हो गई है, कर पा रहे हैं, डिमांड गिर गई है। तब भी जनरेटर और ट्रांसमीटर कंपनीज को निश्चित शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और आय में कमी हो गई है। तो पहला, क्रॉस सब्सिडी खत्म हो गई, आपकी फिक्स चार्जेस जो हैं वो उतने ही रहे, जबकि इनकम कम हो गई। और तीसरा, कोविड-19 की वजह से, जैसा कि हम और आप जानते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, इस वजह से लोग बिल नहीं भर रहे हैं अपने बिजली के, बाहर जाके बिजली के सेंटर पे,
और डिस्कॉम कंपनीज जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो जो आय आनी थी आपके रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर यूनिट से वो भी रुक गई है लॉकडाउन की वजह से। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र ने जो जनरेटर कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज थी उन्हें कहा था कि 3 महीने के लिए जो आपके डिस्कॉम कंपनीज है उन्हें मोहलत दी जाए भुगतान से। लेकिन ये बहुत ही अस्थायी राहत है, क्योंकि यहाँ पे छूट नहीं दी जा रही है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको देना ही नहीं पड़ेगा पैसा, उन्हें देना पड़ेगा लेकिन 3 महीने बाद। पहले से ही जो ड्यूज़ हैं डिस्कॉम कंपनीज के जो उनको जनरेटर और ट्रांसमिशन कंपनीज को देने हैं वो 80,522 करोड़ रुपए हैं। इसमें अगर आप 3 महीने का बकाया और जोड़ दोगे तो आप समझ सकते हो 3 महीने बाद डिस्कॉम कंपनीज को कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये जो अतिरिक्त वित्तीय नुकसान हो रहा है डिमांड में कमी की वजह से वो उपभोक्ताओं से भी नहीं वसूल कर सकते डिस्कॉम कंपनीज, क्योंकि अभी जो उपभोक्ता बचे हैं ये वो हैं जो पहले से क्रॉस सब्सिडाइज हो रहे थे। तो अब हमने देखा AT&C लॉसेस में बढ़ोतरी, कंज्यूमर लॉसेस में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि बिजली का बिल पेमेंट नहीं हो रहा है। बिजली आपूर्ति मूल्य यानी सप्लाई जो है वो पहले जितनी है लेकिन रिकवरी प्राइस यानी जो उनकी आय होती थी वो बढ़ गई है। इस वजह से यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। इस कारण वित्तीय तनाव में डिस्कॉम्स के लिए और संकट पैदा हो रहा है। आगे एडिटोरियल बात करता है कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो इसका नुकसान क्या होगा। ये बिजली के सेक्टर को एक और बेल आउट या स्कीम की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बेल आउट कौन करवाएगा? सरकार करवाएगी, लेकिन सरकार पहले से ही राजकोषीय तनाव में है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सरकार को राहत पैकेज देने पड़ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। तो उन राहत पैकेज की वजह से जो सरकार है उसके ऊपर पहले ही फिस्कल लाइबिलिटीज़ बहुत बढ़ी हुई हैं और बहुत मुश्किल रहेगा उसके लिए इस टाइम डिस्कॉम्स को बेल आउट करना। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अर्थव्यवस्था रिबूट करने के लिए जो अभी बिजली सप्लाई हो रही है, जो एक डिमांड और सप्लाई में मैच चल रहा है, वो संकट में पड़ जाएगी। और जब टाइम आएगा अर्थव्यवस्था ठीक करने का, जब कोविड-19 संकट पार हो जाएगा तो सबसे बेसिक चीज़ यानी इलेक्ट्रिसिटी ही हमारे पास नहीं होगी। पूरे प्रकरण से भविष्य के लिए हमें कुछ सीख मिलती है या भविष्य के लिए एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि हम कहाँ कहाँ फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। जो इस टाइम कन्वेंशनल ग्रिड है जहाँ पे कन्वेंशनल बिजली आ रही है थर्मल पावर प्लांट से या हाइड्रो पावर प्लांट से, तो उस पे जो लोड है उसको शिफ्ट करके आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे ले जाना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में बेहतर टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से लागत में कमी आई है। तो जो उच्च भुगतान करने वाले उपभोक्ता हैं वो फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो एक सिनेरियो उठता है वो ये कि अगर उद्योग जो है हमारा इस टाइम जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स बंद पड़ी हैं, अगर ये ऐसी बंद रहें आगे भी और इनको फ़ायदा ना हो और क्रॉस सब्सिडी जो अभी तक मिलती रही है आपको कृषि और घरों में वो ना मिले तो क्या होगा? तो सरकार को इस चीज़ पे पुनर्विचार करना पड़ेगा कि अब तक जो बिजली के बिल पे सब्सिडी मिल रही थी उसकी जगह कैपिटल सब्सिडी गरीबों को दे, जैसे कि कम लागत वाली रिन्यूएबल एनर्जी का कैपिटल यानी सोलर पंप हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, सोलर कृषि फीडर हो गए। तो ये सब जो कैपिटल है यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गरीबों को, उसको सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाए। तो हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी देने की बजाय सीधे हम मशीनरी पे सब्सिडी देने लगे। उसकी वजह से डिस्कॉम पर जो सब्सिडी का बोझ है वो कम हो जाएगा। ऑपरेशनल डिसरप्शंस जो होते हैं, जो हम AT&C लॉसेस में पढ़ रहे थे, जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमें ढूंढने होंगे, क्योंकि अगर हमने ATC लॉसेस कम नहीं किए तो डिस्कॉम्स पे उतना ही प्रेशर बना रहेगा। तो हमें उनके लॉसेस कम करने हैं। जो हमारी कन्वेंशनल ग्रिड है उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को इसलिए इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सप्लाई और डिमांड में बहुत वेरिएशन आता है। जैसे कि अगर किसी दिन सन नहीं है और बहुत क्लाउडी है वेदर, तो उस दिन आपका जो सौर ऊर्जा है उसका संचालन नहीं होगा, इसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। अगर उसी दिन आपकी डिमांड पीक कर जाती है तो ये जो वेरिएशन होगा कि सप्लाई कम हो गई और डिमांड पीक कर गई, तो उसको ग्रिड संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि 15 अप्रैल को जो दिया जलाओ इवेंट प्रधानमंत्री जी ने बोला था,
जिसमें सब लोग ने रात के 9 बजे अपने घर की लाइट्स ऑफ की थी, उसमें जो वेरिएबिलिटी आई थी सप्लाई डिमांड की वो 27% थी, यानी 31 गीगावाट। और इसको हमारी जो सेंट्रल ग्रिड है वो झेल गई। अगर हम इतनी वेरिएशन को झेल सकते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाले वेरिएशन को हमारा ग्रिड आराम से झेल सकता है। तो हम ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी को आराम से इंटीग्रेट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्मार्ट मीटर्स जो कि इस टाइम लगाए जा रहे हैं क्योंकि डिस्कॉम्स के घाटे की जांच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बिलिंग और संग्रह के लिए यूज किया जा सकता है। फिर इस टाइम हमारे पास सेंट्रल ग्रिड है, यानी एक ही ग्रिड पे आके सारी बिजली इकट्ठी होती है और वहां से अलग अलग जगह वितरण होता है उसका। उसकी जगह हम डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे जा सकते हैं, यानी हर छोटे इलाके के लिए अपना एक ग्रिड सिस्टम हो सकता है। इसका फायदा क्या होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन जो होता है फास्टर हो जाएगा और ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबिलिटी को साधने की जो क्षमता होती है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की वो बेहतर होती है। तो ये दो फायदों को देखते हुए हमें सेंट्रल से डिसेंट्रल नेटवर्क ग्रिड नेटवर्क सिस्टम पे जाना चाहिए। ये आखिरी उपाय बताता है। अब हम की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने उदय की बात की। उदय के तहत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स, ये डिस्कॉम कंपनीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको सहायता प्रदान कर रही हैं जिससे उनके बकाया जितना भी है जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज के अगेंस्ट वो सारा सुलझ सके टाइम पे। उदय जो है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना इसका फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये चलाती है। 5 नवंबर 2015 से ये स्कीम शुरू की गई। इसके तहत जो डिस्कॉम्स है उनको फाइनेंशियल पैकेजेस दिए गए, फाइनेंशियल स्टिमुलस, यानी उनका जितना भी बकाया ऋण था वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने ऊपर ले लिया, जिससे वो अपना संचालन सही तरीके से कर पाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे जो स्टेट्स हैं उनके लिए बाध्य नहीं है ये स्कीम, ऑप्शनल है उनके लिए, वो चाहे तो ज्वाइन करें, ना चाहे तो ना ज्वाइन करें। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्कॉम के बीच एक एग्रीमेंट है जिसके तहत काम कर रही है। इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ली है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल और रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री तीनों मिलकर काम करेंगी। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसा कि मैंने बताया कि डिस्कॉम्स के ऊपर जो बहुत लंबा चौड़ा ऋण है उसका 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ऊपर ले लेंगी सॉवरिन बॉन्ड्स के थ्रू। सॉवरिन बॉन्ड्स यानी कोई भी सरकार अगर अपना बॉन्ड रिलीज करती है तो उसको सॉवरिन बॉन्ड कहते हैं। और जो 25% है जो वो डिस्कॉम्स अपने बॉन्ड्स के तहत निकालेंगी। यानी इस स्कीम के तहत बॉन्ड्स के थ्रू सहायता प्रदान की जाएगी। जो 75% बॉन्ड का हिस्सा है वो सॉवरिन बॉन्ड होगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर लेंगी, और जो 25% बॉन्ड का हिस्सा है वो खुद डिस्कॉम्स के नाम पे जाएगा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक अग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ पैसा देती है निर्धारित समय के बाद, कुछ इंटरेस्ट ब्याज समेत प्रॉमिस पर। ये ज़्यादातर कॉरपोरेट या गवर्नमेंट होती है। जैसे अगर एक पार्टी ए है जो कि गवर्नमेंट या कॉरपोरेट है और इन्वेस्टर हो गए, जैसे आप और हम हो गए, तो गवर्नमेंट या कॉरपोरेट को अगर 50 रुपये की ज़रूरत है तो वो ये मार्केट यानी इन्वेस्टर से लेंगे 50 रुपये और उनको इस प्रॉमिस के साथ देंगे कि 2 महीने बाद हम 10% के ब्याज के तहत आपको 55 रुपये इसका देंगे। तो यहाँ पे जो ये प्रॉमिस है वो बॉन्ड के तहत की जाती है, इसी को बॉन्ड कहा जाता है। इस स्कीम का आखिरी कंपोनेंट है रिडक्शन इन AT&C ट्रांसमिशन लॉसेस। जैसा कि हमने देखा कि रिडक्शन इन ATC और ट्रांसमिशन लॉसेस अग्रीमेंट किया था, प्रॉमिस की थी डिस्कॉम्स ने, जिसके तहत ये स्कीम काम कर रही थी, लेकिन वो अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए हैं। AT&C लॉसेस हम देख चुके हैं। ये एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस होते हैं। टेक्निकल लॉसेस यानी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 25% होता है। और कमर्शियल लॉसेस यानी बिजली की चोरी या मीटरिंग में कोई दिक्कत है, फॉल्ट है, उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको, ये दोनों लॉसेस AT&C के तहत आते हैं। हम फटाफट से एनर्जी मिक्स देख लेते हैं इंडिया का। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं 175 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी बाई 2022, यानी इंडिया जो टारगेट कर रही है वो 175 गीगावाट 2022 तक कर रही है। इस टाइम इंडिया की जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, वो 369 गीगावाट से, जिसमें से 86.3 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो अगर हम देखें 2022 में
हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 86.3 गीगावाट है, 100 गीगावाट भी नहीं है। और 2 साल के अंतर्गत हम 175 टारगेट करें तो ये काफ़ी मुश्किल टारगेट दिख रहा है, हालांकि हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं इस तरफ। जो 86.3 गीगावाट है इसमें से 31% सोलर का है, 37% विंड का है। बायोमास और स्मॉल हाइड्रो पावर जो है वो 9.8 और 4.6 गीगावाट है। और ऑफ ग्रिड जो एनर्जी मिक्स है इसमें से वो वेस्ट टू एनर्जी बायोमास गैसीफायर्स का है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के थ्रू हम 139.80 मेगावाट लेते हैं और बायोमास गैसीफायर से हम 9806.31 मेगावाट लेते हैं। तो ये मोटा माटी इस टाइम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हम देख रहे थे, 175 गीगावाट टोटल हम टारगेट कर रहे हैं 2022 तक। इसमें से जो 100 गीगावाट है वो सीधे सोलर का है। इसमें 40 रूफटॉप सोलर और 60 सोलर फोटोवोल्टाइक से। 60% जो है वो विंड का है, 10 और 5% बायोमास और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स का है। इस वक्त हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो अगर मोटा माटी देखें तो 3/4 जनरेशन जो है वो अभी भी कोल पावर प्लांट से आ रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक है। हमें अगर कार्बन न्यूट्रल होना है या हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाना है, और बाकी सारी चीज़ें मिला के 25% आता है।